So hello everyone, welcome back to my channel and we were discussing about agriculture related schemes and हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक में एग्रीकल्चर स्कीम्स डिस्कस की थी दैट वर रिलेटिंग टू फार्मर्स इनकम एंड इन सेकेंड वीडियो वी ऑल्सो कम्प्लीटेड स्कीम्स जहाँ पर हमने डिस्कस की थी बजट रिलेटेड स्कीम्स या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बजट में जो भी प्रोविजंस आए हुए हैं वो। अब हमारी थर्ड वीडियो में हम क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स एंड सॉइल एंड इनपुट मैनेजमेंट रिलेटेड स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। So please stay tuned to this video. You can also join our Telegram channel for updates and also you can ask in the comments your any doubts. So let us start with our third session of schemes that is relating to Ministry of Agriculture and firstly we are going to discuss crop insurance related schemes. तो आज की क्लास में हम क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड दो स्कीम्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड सेकेंड इज रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और ये दोनों ही स्कीम 2016 में आई है एंड दोनों ही स्कीम एक दूसरे से रिलेटेड है with one difference in both of them. So we will discuss all the provisions that are important for your exam related to both the schemes. So firstly let us start with Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. I'll also highlight you points जो आपको याद रखने हैं and also I'll tell you what is important and what you need to remember specifically. Now first of all आपको याद रखना है when was it launched. So प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना was launched in 2016. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी स्कीम्स की डेट्स याद रखें बट आपको ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2016। आई ऑल्सो टेल यू वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और हम ये इस साल क्यों पढ़ रहे हैं इसकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और हमने दो स्कीम्स को मर्ज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाया है। सो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स को हमने मर्ज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर और इस स्कीम की थीम है वन नेशन वन स्कीम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 25-26 विद अ बजट 69,515 करोड़। सो यू हैव टू रिमेंबर कि स्कीम को एक्सटेंड करा गया है टिल 25-26 जिसका बजट है 69,515 करोड़। नाउ विद द स्कीम विद सच अ ह्यूज बजट दैट इज 69,000 करोड़ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी कि इसकी प्रोविजंस क्या है, व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल्सो नाबार्ड में बहुत सारे PYQs हैव बीन आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। जब भी हम कोई स्कीम पढ़ रहे हैं हम देखते हैं कि क्या वो न्यूज़ में है, कब न्यूज़ में थी, क्या PYQs पूछे गए हैं एंड देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। सो सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और ये किस सेक्टर में फॉल होती है, क्या गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, सो आई वोंट रिपीट इट। सो नाउ इफ अ स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब गवर्नमेंट एंड स्टेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज क्लासिफाइड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बट उसका जो प्रीमियम सब्सिडी का कंपोनेंट है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। यानी अगर कहीं जगह आपको दिखे कि कहीं जगह लिखा रहता है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वो कहीं जगह लिखा रहता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आते हैं। सबसे पहले वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बट उसका जो प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों डिवाइड करते हैं तो उसका जो प्रीमियम वाला कॉम्पोनेंट है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कॉम्पोनेंट है। नाउ जो प्रीमियम सब्सिडी है वो क्योंकि सेंट्रल और स्टेट्स दोनों शेयर करते हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या प्रीमियम सब्सिडी है, क्या इसका मतलब है, क्या प्रीमियम सब्सिडी कब लगती है एंड कितना डिवीजन है, क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रीमियम सब्सिडी देना होता है 2%, 1.5% एंड 5%। नाउ दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और इसी पार्ट पे PYQs पूछे गए हैं नाबार्ड में मैनी टाइम्स। सो 2% सब्सिडी इज़ गिवन फॉर खरीफ क्रॉप्स, 1.5% फॉर राबी क्रॉप्स एंड 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे बट फॉर नाउ आपको याद रखना है कि जो प्रीमियम सब्सिडी का कॉम्पोनेंट है जो स्टेट और सेंटर दोनों शेयर कर रहे हैं दैट इज़ फॉर नॉर्मल से 50:50। हम जब बहुत सारी स्कीम्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग वी सी कि जो नॉर्मल स्टेट्स या जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो कंपोनेंट रहता है दैट इज़ 60:40 एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज 90:10। बट आपको यहाँ याद रखना है कि द कंपोनेंट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट दैट स्टेट्स एंड सेंटर आर शेयरिंग सो दैट इज हेयर 50:50। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ 50:50 एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट इज़ 90:10।
सो द स्कीम इज सेंट्रली सेक्टर ओनली इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस, बट फाइनेंशियली द सब्सिडी इज शेयर, तो वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड उसका कॉम्पोनेंट है. नाउ वॉट वॉज प्रीमियम सब्सिडी अंडर फसल बीमा योजना आफ्टर 2020, क्योंकि 2020 में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में. सो 2020 के पहले कुछ चीज़ें हुई थी एंड 2020 के बाद कुछ चीज़ें हुई. सो पहले क्या होता था, कोई अपर लिमिट नहीं होती थी सेंट्रल एंड स्टेट के सब्सिडी शेयर पे, और अगर प्रीमियम बहुत हाई होता तो गवर्नमेंट्स को बियर करना पड़ता था. बट देयर वर मैनी रिफॉर्म्स टेकन आउट इन 2020. तो उसके बाद क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी को कैप कर दिया, यानी एक सीलिंग कर दी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर या तो स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना है, या वो डिसाइड करेंगे उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करना है. सो द सब्सिडी हैज़ बीन कैप्ड एट 30% फॉर अनइरीगेटेड एरियाज एंड सब्सिडी हैज़ बीन कैप्ड एट 25% फॉर इरीगेटेड एरियाज. सो ये दोनों फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर. इट इज़ स्टिल नाउ रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी फॉर एग्जाम्स कि जो सब्सिडी का कैप है दैट इज़ 30% फॉर अनइरीगेटेड एरियाज एंड 25% फॉर इरीगेटेड एरियाज. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम. जब अगर कोई क्रॉप फेल हो जाता है फार्मर्स का, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इज़ वांटिंग टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑल्सो वांटिंग फार्मर्स टू स्टेबलाइज द इनकम एंड एनकरेज मॉडर्न अडॉप्शन प्रैक्टिसेस. ऑल्सो हम चाहते हैं कि जो क्रेडिट फ्लो है वो बना रहे और जो रिस्क है फार्मर्स का और बैंक्स का वो कम हो, इसलिए जो क्रॉप फेलियर के केस में इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है, तो दिस स्कीम इज़ प्रोवाइडिंग दैट. नाउ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर दिस स्कीम. तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो सारे फार्मर्स इंक्लूडिंग ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरियाज आर एलिजिबल. उसके बाद अगर फार्मर्स के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इंश्योर्ड क्रॉप्स तो वो एलिजिबल है. वैलिड एंड ऑथेंटिकेटेड लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट और अ वैलिड लैंड टेन्योर एग्रीमेंट फार्मर्स के पास होना चाहिए. फार्मर मस्ट बी अ कल्टिवेटर और अ शेयर क्रॉपर ऑन द इंश्योर्ड लैंड. या फिर उनको क्या करना है, अप्लाई फॉर इंश्योरेंस कवरेज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम विद इन 2 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सोइंग सीजन. यानी सोइंग सीजन जब स्टार्ट हुआ उसके 2 हफ्ते में उनको अप्लाई करना है फॉर दिस इंश्योरेंस कवरेज. सो दिस 2 वीक्स टाइम फ्रेम यू हैव टू रिमेंबर. Farmers must not have received compensation for the same crop loss from any other medium or source. So उनको कहीं भी किसी और सोर्स से वो है जो रिसीव नहीं होना चाहिए कोई भी और compensation, so that they are eligible for this scheme. Now what is the premium structure? So for Kharif crops 2% of sum insured, for Rabi crops 1.5% of sum insured, for commercial and horticulture crops 5%, and the risk of premium is shared equally by center and states. For normal state it is 50:50 and for northeastern it is 90:10. पहले जो स्कीम थी वो कंपलसरी थी फॉर अ लोनी फार्मर टू ज्वाइन, बट नाउ स्कीम हैज़ बिकम वॉलेंट्री. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉम्पोनेंट ऑल्सो कि अब स्कीम को वॉलेंट्री बना दिया गया है. नाउ व्हाट डज इट कवर्स. सो इट कवर्स प्रिवेंटेड सोइंग या प्लांटिंग ड्यू टू एडवर्स वेदर, या फिर कोई स्टैंडिंग क्रॉप्स है जो कुछ साइक्लोन्स, ड्राउट्स, फ्लड्स या पेस्ट या डिसीजेज से डैमेज हो गया है. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अप टू 14 डेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग के बाद 14 डेज तक अगर कोई साइक्लोन, अनसीजनल रेनफॉल होती है तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर्ड है, बट आपको याद रखना है अप टू 14 डेज. देन लोकलाइज्ड कैलेमिटीज़ लाइक हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, इनंडेशन, क्लाउड बर्स्ट, ये सब चीज़ें भी कवर्ड है अंडर दिस स्कीम. नाउ दो द स्कीम हैज़ बिकम वॉलेंट्री, बट हमको एक डेटा बताता है कि 55% क्योंकि कवरेज बढ़ गया है, इसका मतलब ये बताता है कि वॉलेंट्रीली भी स्कीम की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है. स्कीम इज़ गेटिंग पॉपुलर दो द स्कीम हैज़ बिकम वॉलेंट्री इन नेचर. Now, what are some technological interventions? Technological interventions यानी सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स, UAVs, रिमोट सेंसिंग का हम यूज़ कर रहे हैं टू एस्टिमेट क्रॉप एरिया. क्या ईल्ड का डिस्प्यूट चल रहा है, क्या लोन लॉस का असेसमेंट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. देन CCE एग्री ऐप, ये इसमें क्या होता है, रियल टाइम अपलोड कर सकते हैं हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स टू नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल. तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पर इस ऐप के थ्रू हम रियल टाइम अपलोड कर सकते हैं what is happening. Then yes tech मतलब yield estimation system based on technology. So it has also been rolled out and it blends tech based and manual yield estimates. तो आपको याद रखना है CC एग्री ऐप, yes tech and satellite imagery का हम यूज़ कर रहे हैं.
नाउ व्हाट आर द कट ऑफ डेट्स? राबी सीजन के लिए कट ऑफ डेट क्या है, खरीफ सीजन के लिए कट ऑफ डेट क्या है? सो खरीफ सीजन के लिए 31st मार्च ऑफ सक्सीडिंग ईयर इज द कट ऑफ डेट. देन राबी सीजन के लिए 30th सितंबर इज द कट ऑफ डेट. यानी कि अगर स्टेट्स ने 3 महीने बाद कट ऑफ डेट के जो है वो अगर 3 महीने का डिले हो गया स्टेट्स के थ्रू, इफ स्टेट्स डिलेड बियॉन्ड 3 months ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट, तो स्टेट्स को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम ऑन द डिलेड अमाउंट. यानी कि कट ऑफ डेट के बाद अगर 3 महीने का डिले होता है स्टेट्स की तरफ से, सो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन द डिलेड अमाउंट. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ व्हाट आर सम अदर रिलेटेड प्रोविजन? अभी हमने नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल की बात की है. सो दिस इज़ द इंश्योरेंस पोर्टल जहाँ पर सबको रिपोर्ट करना है व्हाट इज़ हैपनिंग. सो स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू क्रिएट और यूज़ देयर ओन सेपरेट पोर्टल्स फॉर इंश्योरेंस. उनको नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल यूज़ करना है. बट वॉट स्टेट्स कैन डू? सो स्टेट्स कैन सेटअप देयर ओन इंश्योरेंस कंपनीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम, बट स्टेट्स कैन नॉट सेटअप देयर ओन सेपरेट पोर्टल. जो एक नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है दैट विल ओनली वर्क. Now grievance redressal has been strengthened through Krishi Rakshak portal and helpline and the toll free number that is 14447. So कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन के अंडर आप जो भी ग्रीवेंस है फार्मर्स का, वो फार्मर्स दे कैन कंप्लेन देयर. So this is all with this scheme, and now we are heading towards second scheme, that is restructured weather based crop insurance scheme that has also been launched in 2016, a weather index based. अब जो हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पढ़ा, it is exactly same in this scheme, but what is the difference? It is a weather index based scheme. So it was also launched in 2016. It is also a central sector scheme with premium subsidy that is shared with states. Nodal ministry is Ministry of Agriculture, but the approach is different. जो approach है वो वेदर बेस्ड है, एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो अप्रोच थी वो यील्ड बेस्ड है. सो आई एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल. अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो दिस स्कीम इज़ ऑल्सो अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. ये चेक नहीं करता है कि हाउ मच क्रॉप अ फार्मर हैज़ एक्चुअली हार्वेस्टेड, बट दिस स्कीम चेक्स वेदर डेटा टू डिसाइड द लॉसेस. Meaning this scheme is nothing but checking weather data to decide the losses. So it is a weather indexed based scheme. अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड इस स्कीम में डिफरेंस देखें, सो द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज yield based and this is a weather indexed based. It was checking, the Fasal Bima Yojana was checking losses by technology and crop cutting experiments. But here in this scheme, weather station data is being assessed. ये claim speed is faster in this scheme. Risk covered is only weather deviations and accuracy is also quick but subject to basis risk. तो यानी कि आपको बस ये याद रखना है कि this scheme was also launched in 2016 and it is a weather index based scheme. Right. Now quickly we will move on to our fourth component of एग्रीकल्चर स्कीम दैट इज़ रिलेटिंग टू सॉइल एंड इनपुट मैनेजमेंट. तो आज की क्लास में हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, देन MOVCDNER, नेशनल स्कीम और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, नीम कोटेड यूरिया, देन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम एंड ऑयल सीड्स. तो ये 8 स्कीम्स को अब हम कवर करने वाले हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विथ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. Why is soil health card scheme very important for us to study? Because it is the 10th anniversary of soil health card scheme, and whenever there is any anniversary जैसे कि 10th anniversary, 20th anniversary, 15th anniversary, it becomes important for us to study. क्योंकि 2025 में 10th anniversary है, यानी 2015 में the scheme was launched at सूरतगढ़ राजस्थान. So it's been 10 years कि ये scheme को launch हुए, and it becomes very very important for us to understand what does this scheme says. Now this scheme covers all स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि पैन इंडिया स्कीम है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड? हम चाहते हैं कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड दें टू फार्मर्स एवरी 2 years, ताकि उसकी रिकमेंडेशन से फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ और बेटर तरीके से कर पाए, ताकि बेटर क्रॉप प्रोडक्शन हो, बेटर यील्ड है. टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़. तो क्या होता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन वट एवर ऑल दोज थिंग्स दैट विल स्टडी. सो सॉइल हेल्थ कार्ड्स दिए जाते हैं फार्मर्स को, और फार्मर्स उस बेसिस पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ को देखते हैं कि अब उनको कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है अपनी लैंड पे, ताकि जो अगर वो ओवर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो रुक जाए वहाँ पर, एंड उनका जो एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ है वो भी कम हो जाए, एंड लोअर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन भी आएगा. नाउ इट ऑल्सो प्रमोट्स बैलेंस यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स.
सो नाउ व्हाट आर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड. सो सॉइल हेल्थ कार्ड की ऑब्जेक्टिव्स है कि वी वांट टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल स्टाफ फॉर प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अच्छे से करें. स्ट्रेंथन फंक्शनिंग ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज. प्रमोट सॉइल टेस्ट बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट to diagnose soil fertility related constraints, then also to issue soil health cards to all farmers across the country. So these all are objectives of our soil health card scheme. Now what is a soil health card? Soil health card एक प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है जो फार्मर्स को दिया जाता है, जिसमें जो उनकी सॉइल होती है उसको टेस्ट किया जाता है ऑन 12 पैरामीटर्स. तो 12 पैरामीटर्स में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कुछ फिजिकल एंड केमिकल इंडिकेटर्स को चेक किया जाता है. सो आपको ये याद रखना है कि 12 पैरामीटर्स होते हैं एंड इट वुड बी वेरी गुड इफ़ यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू. सो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इज टेस्टेड, सो NPK. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में सल्फर इज टेस्टेड. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आई नो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 3 चीज़ें होती हैं, बट व्हाट इज़ बीइंग टेस्टेड? ओनली सल्फर इज़ बीइंग टेस्टेड. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पार्ट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट पार्ट ऑफ मैंडेटरी 12 पैरामीटर्स जो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंडर होते हैं. क्वेश्चन में कम इन एग्जाम की जो कौन सा मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड, एंड ऑप्शन में बी एस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड यू मे गेट कंफ्यूज की क्योंकि ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है तो दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम, बट दे आर नॉट. सिर्फ सल्फर को हमने इंक्लूड किया है एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स. देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड बोरोन. एंड फिजिकल एंड केमिकल इंडिकेटर्स में pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ऑर्गेनिक कार्बन. तो ऐसे 12 पैरामीटर्स यूज हुए हैं अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड. Now these are 12 parameters under soil health card. Also information was given in the PIB article, so becomes very important for us to study. Now what other कहाँ कौन सी ज़मीन से how much land soil samples are being collected. So soil sample लिया जाता है 1 sample per 2.5 hectare irrigated land and from 10 hectare rain fed land या फिर 10 hectare rain fed land. रेन फेड मतलब अनइरीगेटेड लैंड. तो 2.5 हेक्टर से इरीगेटेड लैंड से और 10 हेक्टर रेन फेड लैंड से सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया जाता है. द टेस्टिंग इज डन इन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग स्टैटिक लैब, मोबाइल लैब्स, मिनी लैब्स. विलेज लेवल इन्वॉल्वमेंट इज डन. विलेज लेवल इन्वॉल्वमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे. फिर कार्ड्स को जनरेट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है थ्रू स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स. ऑल्सो यूज ऑफ IT प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड फार्मर डेटाबेस टेक प्लेस. आई होप माई स्पीड इज़ नॉट टू फास्ट. आई एम डूइंग इट पर्पसली ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा स्कीम्स को कवर कर पाएँ. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम नॉट वांटिंग टू मेक वीडियो सो लॉन्ग सो दैट इट बिकम वेरी हैवी टू वॉच. आई एम वांटिंग इट टू फिनिश in minimum time so that it's easy to watch and understand. Now this component has been merged in राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. जब हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को पढ़ेंगे आई विल टेल यू कि कुछ components को merge कर दिया गया है, but we study them separately क्योंकि वो separately they are still our component. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी कुछ हुए हैं जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप. नाउ दिस मोबाइल ऐप हैज़ बीन मेड ताकि जो ऑटो कैप्चर कर पाए लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को, हम कलेक्ट कर पाएँ डेटा. QR कोड लिंकिंग ऑफ सैम्पल ऑल्सो हैव बीन डन. GIS मैप लेपर्स. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट that you have to remember that it has been developed by NIS. So this app has been developed by NIC. सो आपको ये याद रखना है. द स्लोगन इज स्वस्थ धरा खेत हरा. स्वस्थ धरा एंड खेत हरा, हेल्दी अर्थ एंड ग्रीन फार्म. राइट. नाउ व्हाट आर विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स अंडर दिस स्कीम. तो हमने क्या किया ना, पहले क्या होता था सॉइल टेस्टिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी या स्टेट लेवल पे होती थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता था, कैपेसिटी लिमिटेड होती थी, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी कि अब वो रिजल्ट्स को कैसे एक्सेस करें. सो जून 2023 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू किए हैं कि हमें स्मॉल या लोकल लैब्स बनाने हैं विलेजेस में ही, ताकि हम विलेज के यूथ्स को ही उसमें ट्रेन कर सकें, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हम उस लैब्स के थ्रू सॉइल टेस्टिंग भी कर सकते हैं. सो नाउ दे आर कॉल्ड एज विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स. सो विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स कौन सेटअप कर सकता है? रूरल यूथ सेटअप कर सकते हैं जिनकी एज है 18 to 27 ईयर्स. देन इसकी और भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है जैसे कि दे मस्ट बी 10th पास विथ साइंस बैकग्राउंड. ये आप नोट कर लीजिएगा, इट हैज़ बीन मिस्ड हेयर. सो 10th पास होना चाहिए विथ साइंस बैकग्राउंड एंड कंप्यूटर नॉलेज. तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 18 to 27 ईयर्स के बीच में होना चाहिए. ऑल्सो दे मस्ट हैव देयर ओन बिल्डिंग या फिर रेंटेड स्पेस होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 4 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट हो उनके पास, और रेंटेड विथ 4 ईयर लीज
एग्रीमेंट। सो ये सारी क्राइटेरियाज होनी चाहिए फॉर यूथ टू सेट अप विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स। सो अगर ये है तो विलेज में ही हम सॉइल टेस्टिंग लैब्स को कर सकते हैं और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ हाउ दिस विल वर्क, दीज लैब्स विल टेस्ट सॉइल सैम्पल्स विद इन द विलेज इटसेल्फ, और ये जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्टली जाएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर एंड देन फार्मर्स कैन एक्सेस दैट। नाउ दे विल ऑल्सो, जो इंटरप्रेन्योर रन कर रहे हैं, जो यूथ्स रन कर रहे हैं, हाउ विल दे अर्न, सो वो सर्विस चार्जेस वो लोग चार्ज करेंगे फॉर ईच टेस्ट एंड देन दे कैन अर्न दैट वे। नाउ बाय February 2025 665 village level soil testing labs are already functioning in 17 states. This decentralizes soil testing and speeds up soil health card generation. So this is the importance of soil health card, this testing labs. Now detailed soil मैपिंग इज़ बीइंग डन। आपको ये स्केल याद रखना है, 1:10,000 का हम स्केल यूज़ करते हैं फॉर डिटेल्ड सॉइल मैपिंग विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा और फील्ड सर्वे को यूज़ करते हैं एंड प्रोड्यूसेस जियो स्पेशल सॉइल रिसोर्सेज डेटा। सो सॉइल मैपिंग के लिए स्केल यूज़ हो रही है 1:10,000 की। Now our second scheme is परंपरागत कृषि विकास योजना. Now this is relating to also soil health management and organic farming and इसलिए हम इसे soil के component में पढ़ रहे हैं. So परंपरागत कृषि विकास योजना में आपको याद रखना है when was it launched? So it was launched in 2015-16 by obviously Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It's been also implemented under National Mission on Sustainable Agriculture and it is aligned with soil health management scheme. So इस component में आपको याद रखना है that it was launched in 2015-16. Now परंपरागत कृषि विकास योजना. Now इसमें आपको याद रखना है कि हमारा main aim is to promote organic farming through cluster approaches. We want to reduce our dependence on chemical fertilizers because fertilizers are destroying our soil. So we want to improve our soil health, also enhance farmers income, क्योंकि अगर हम organic farming करेंगे तो obviously हमारी farmers की income और बढ़ेगी. We also want to develop our market for organic produce ताकि हम better exports कर पाएँ. सो फॉर ऑल ऑफ दैट रीजन्स हमने ये स्कीम लेकर आए हैं, दैट इज़ परंपरागत कृषि विकास योजना. नाउ व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल ऑफ दिस स्कीम, और हम एक और स्कीम पढ़ेंगे दैट इज़ फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. बोथ आर फॉर ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, बट एक स्कीम है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, दूसरी स्कीम है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए. तो हम डिफरेंस देखेंगे. व्हाट इज़ द क्लस्टर अप्रोच हेयर, व्हाट इज़ द क्लस्टर अप्रोच देयर, हम ये साथ में पढ़ेंगे सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन लेफ्ट कि किस में कितना हेक्टर्स है, किस में कितना सब्सिडी है, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू क्लियर इन दिस क्लास. सो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, जिसमें हम क्लस्टर अप्रोच पढ़ रहे हैं. सो वी आर मेकिंग अ क्लस्टर यानी एक हमने क्लस्टर बना दिया है एक लैंड एरिया को लेकर कि इतना जो लैंड एरिया है वो एक पूरा क्लस्टर होगा एंड देन वी आर गोइंग टू सपोर्ट दैट क्लस्टर. सो अ क्लस्टर इज मेड ऑफ 20 हेक्टर मिनिमम और दैट इज़ 50 एकड़. सो 50 एकड़ और 20 हेक्टर दैट इज़ द सेम थिंग. सो हमने 20 हेक्टर या 50 एकड़ का एक क्लस्टर साइज बनाया है एंड नंबर ऑफ फार्मर्स पर क्लस्टर वुड बी जनरली 50 फार्मर्स would be there. So 50 farmers would be there. आपको ये नोट करना है if you are making notes. 50 farmers, 20 hectares और minimum 50 acres. एंड द कन्वर्जन पीरियड कितना होगा, एक्चुअली हमने थ्री ईयर्स हम देते हैं कि फार्मर्स जो है अडॉप्ट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फॉर 3 years. सो कन्वर्जन पीरियड इज़ गिवन एज 3 years. नाउ सपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड ऑफ ट्रेनिंग, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे होता है, मार्केट लिंकेजेस कैसे होते हैं, वैल्यू एडिशन सपोर्ट वुड बी गिवन टू फार्मर्स. बट 3 years वुड बी गिवन फॉर फार्मर्स टू अडॉप्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट कि जो मिनिमम जो क्लस्टर साइज होगा वो 20 हेक्टर्स और 50 एकर्स का होगा एंड in one cluster 50 farmers would be there. Certification would be through participatory guarantee scheme, that is PGS India, a local group based certification that is simpler and cheaper than third party certification. So certification होगा through PGS India, that is participatory guarantee system.
नाउ दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन 2015-16, अभी इसको भी 10 साल हो गए हैं. सो सपोर्ट अगर आपने बहुत जगह देखा होगा, यू माइट गेट कन्फ्यूज कि कई जगह लिखा रहता है 50,000 पर हेक्टर, कई जगह लिखा रहता है 31,500 पर हेक्टर. सो देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि कितना सपोर्ट मिलता है. सो वी विल ऑल क्लियर टुडे इन दिस क्लास. सो जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, द सपोर्ट पर हेक्टर द फार्मर्स वर गिवन फॉर 3 years, दैट वॉज 50,000 rupees per hectare. But now the support that is being given is 31,500 per hectare. You may ask कि अब तो farmers को support कम मिल रहा है, but it should increase, but now it has decreased. So that is not the case, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले कन्वर्जेंस हो रहा था स्कीम्स का एंड फार्मर्स वर नॉट गेटिंग डायरेक्टली द मनी, बट नाउ फार्मर्स आर डायरेक्टली रिसीविंग दिस सपोर्ट. तो एक्चुअली जो सपोर्ट है वो बढ़ गया है फार्मर को, बट थियोरिटिकली अमाउंट में यू सी दैट हैज बीन डिक्रीज. तो पहले जब 50,000 रुपीज़ पर हेक्टर था, तो 31,000 पर हेक्टर वॉज डायरेक्ट अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, एंड 19,000 रुपीज़ पर हेक्टर वॉज गिवन फ्रॉम कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स. बट नाउ द अमाउंट इज 31,500 per hectare, that is directly given. 15,000 rupees is given for inputs, direct benefit transfer. पहले जो direct benefit transfer था वो कम था, but now direct benefit transfer has been increased, so it has now become 15,000 rupees per hectare. 4,500 per hectare is given for marketing, branding, value addition. 3,000 rupees per hectare is given for certification. 9,000 rupees per hectare is given for training and capacity building. So आपको ये भी याद रखना, actually I think this is important, कि you have to remember कि 31,500 रुपीज़ तो दिया जा रहा है, बट इसमें से 15,000 दिया जा रहा है डायरेक्टली, 4,500 फॉर मार्केटिंग, 3,000 फॉर सर्टिफिकेशन, एंड नाउ 9,000 फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दिस. सो इट्स ईजी टू रिमेंबर, आप ऐसे याद रख सकते हैं. Now what is the funding pattern? So it is a centrally sponsored scheme. So center और state share कर रहे हैं 60:40, and for north eastern region it is 90:10, and 100% central assistance for union territories. So परंपरागत कृषि विकास योजना but is implemented in all states except north eastern region, because north eastern region के लिए हमारे पास एक different scheme है, that is mission organic value chain development for north eastern region. Same scheme as परंपरागत कृषि विकास योजना but different implementation, different benefit, क्योंकि हमारा थोड़ा एक डिफरेंट एम है जब हम नॉर्थ ईस्ट में इस स्कीम को लेकर आए. आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. सबसे पहले कुछ अदर फीचर्स देख लेते हैं. सो जो टोटल फार्मर्स हैं क्लस्टर्स में, उसमें मिनिमम 65% जो फार्मर्स हैं दैट शुड बी एलोकेटेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी, ताकि जो है हम उनको भी प्रमोट कर पाए. एंड 30% जो बजट एलोकेशन है वो वुमेन बेनिफिशरीज या फार्मर्स के लिए एलोकेट होना चाहिए. सो दीज आर ऑल्सो सम अदर फीचर्स ऑफ द स्कीम. Now let us move to our next scheme, that is the same scheme, same year, everything, but it is for northeastern region, that is mission organic value chain development in northeastern region. So we want to promote organic farming exclusively in northeastern region. हमें वहाँ पर भी organic production clusters को develop करना है. पर यहाँ पर एक change है. यहाँ पर क्या है, स्कीम का नाम क्या है? The scheme's name is value chain. ये यहाँ पर जो VC है it is for value chain. तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू चेन को भी इस्टेब्लिश करना है. यानी कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, सर्टिफिकेशन से लेके, मार्केटिंग एंड देन एक्सपोर्ट ऑल्सो, वी वांट टू इस्टेब्लिश अ गुड वैल्यू चेन. हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं बाय लिंकिंग देम टू मार्केट्स, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वहाँ का जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, जो कैपेबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा हाई है. वी वॉन्ट टू लेवरेज द नॉर्थ ईस्टर्न एडवांटेज कि हम लो केमिकल यूज़ भी कर सकें, ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कर सकें. वी नो सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो हम वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा इसको इंकरेज करना चाहते हैं. 90% फंडिंग इज़ गिवन बाय सेंटर एंड 10% बाय स्टेट, एंड 100% सेंट्रल असिस्टेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज अगर वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी स्टेट का रोल नहीं है. नाउ व्हाट इज़ की फीचर्स ऑफ दिस स्कीम? तो यहाँ पर जो हम क्लस्टर्स बना रहे हैं दैट इज़ ऑफ 1000 हेक्टर ईच फॉर डेवलप फॉर ऑर्गेनिक कल्टिवेशन. वहाँ पर जो क्लस्टर था वो काफ़ी छोटा था, पर यहाँ पर जो क्लस्टर है वो 1000 हेक्टर का है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट. यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है दैट इज़ 46,575 रुपीज़. नाउ यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट. नाउ हेयर वी आर ऑल्सो गिविंग सब्सिडी थ्रू सेटअप प्रोसेसिंग यूनिट्स. ऐसा कोई कॉम्पोनेंट परंपरागत कृषि विकास योजना में नहीं था, बिकॉज यहाँ पर हमारा वाइडर एम है. वी वॉन्ट टू स्टैब्लिश full infrastructure here. So subsidy is given
75% for farmer producer organizations and 50% for private entrepreneurs to set up processing units. Market linkages is also happening, branding and export promotion of Northeast organic products and creation of domestic markets through retail chains and fairs. तो यहाँ पे जो हम 46,575 रुपीज़ दे रहे हैं, इसमें से 32,500 रुपीज़ पर हेक्टर इज़ फॉर ऑर्गेनिक इनपुट्स, 10,000 रुपीज़ पर हेक्टर इज़ फॉर ट्रेनिंग. हमने परंपरागत कृषि विकास योजना में पढ़ा था कि देयर वी वर गिविंग 9,000 रुपीज़ पर हेक्टर फॉर ट्रेनिंग and 15,000 rupees directly we were giving. Here 32,500 is given for organic inputs. Now let us see some quick differences. तो सबसे पहले ये लॉन्च ईयर एंड एवरीथिंग इज सेम. हमने कवरेज एरिया भी समझ लिया. क्लस्टर साइज यहाँ पर 20 हेक्टर या 50 एकर्स का था. हेयर इट इज़ 1000 हेक्टर्स. असिस्टेंट पार्ट 31,500. हेयर इट इज़ 46,575 रुपीज़. फंडिंग पैटर्न 60:40. हेयर इट इज़ 90:10. फोकस हेयर इज़ ऑन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, PGS certification, everything. But here our focus is that we should that we should do end-to-end value chain, production, aggregation, processing, branding, export. हमारा यहाँ wider aim है. The implementation agency is same. इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट यहाँ पर ऐसा मेजर फोकस नहीं था, पर यहाँ पर हम 75% सब्सिडी दे रहे हैं टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड 50% सब्सिडी टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश कर सकें. नाउ आवर अप्रोच देयर वाज क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. यहाँ पर हमारी अप्रोच है वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना, एग्री बिजनेसेस को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना. सो एम में थोड़ा सा डिफरेंस है. दैट इज़ वाई देयर इज डिफरेंस इन द स्कीम्स. इसलिए हमने 2 डिफरेंट स्कीम्स लेकर आए हैं फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर 4th स्कीम, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सो इसमें आपको जो पार्ट याद रखना है, आई ओनली टेल यू दोस पार्ट कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर. सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वॉज लॉन्च इन 2014-15 एज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया था 2008 में, और वहाँ पर 8 मिशंस लॉन्च हुए थे. उन 8 मिशन में से एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है. बिकॉज वी आर स्टडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सो वी आर स्टडिंग नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू. फोकस इज ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मेकिंग फार्मिंग मोर रेसिलिएंट, सस्टेनेबल एंड लेस डिपेंडेंट ऑन केमिकल इनपुट्स. तो हम चाहते हैं हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल बने, एंड दैट इज़ वाई दिस मिशन. Funding is 60:40 for central and state, 90:10 for north eastern and 100% for union territories. नाउ इसके अंदर हमने कुछ की सब स्कीम्स को इंक्लूड करा है, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, देन परंपरागत कृषि विकास योजना, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ देयर, जो 2014-15 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें हमारा एम है टू मेक फार्मिंग मोर रेसिलिएंट, सस्टेनेबल एंड लेस डिपेंडेंट ऑन केमिकल इनपुट्स. नाउ our next scheme is CRM scheme, that is crop residue management scheme. When we were discussing static lectures, I told you parali or stubble burning is very much problem in areas such as of that Punjab, Haryana, UP, Delhi, which is causing air pollution and smoke in NCR region. तो हम इसके लिए एक स्कीम लेकर आए हैं ताकि हम क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट को कर पाएँ. सो दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन 2018-19 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था? बिकॉज ऑफ मैसिव स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम जो कि है पंजाब, हरियाणा, यूपी में, दिल्ली में, जिसकी वजह से काफ़ी एयर पॉल्यूशन होता है एंड स्मोक होता है एनसीआर रीजन में. सो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम का एम है कि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाया जा सके एंड मैकेनाइजेशन प्रमोट किया जा सके, सो दैट फार्मर्स यूज़ मोर मशीन्स एंड क्रॉप रेसिड्यू की प्रॉब्लम को हम कम कर सकें. नाउ उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड. सो आपको ये याद रखना है कि फार्मर्स को कितनी सब्सिडी दी जाती है, कॉपरेटिव्स को कितनी सब्सिडी दी जाती है, एंड फॉर व्हाट एंड व्हाट. सो सबसे पहले फार्मर्स को 50% सब्सिडी इज़ गिवन ऑन मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, जैसे कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम या हैप्पी सीडर्स या सीडर्स मशीन, जीरो टिल ड्रिल मशीन, मल्चर, रोटावेटर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर. तो ये मशीन्स के लिए फार्मर्स को 50% सब्सिडी इज़ प्रोवाइडेड. देन 80% सब्सिडी फॉर मशीनरी टू सेट अप कस्टम हायरिंग सेंटर्स. कस्टम हायरिंग सेंटर्स ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर मशीनरीज को फार्मर्स को रेंट पे दिया जाता है टू
यूज़ देम, क्योंकि ख़रीदना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है. सो रेंट पे देना इज ईजियर. सो कस्टम हायरिंग सेंटर्स आर स्टैब्लिश. तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स कौन स्टैब्लिश करेगा? दे वुड बी स्टैब्लिश बाय आइदर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या पंचायत या कस्टम हायरिंग सेंटर्स या फिर कॉपरेटिव्स, वो स्टैब्लिश करेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर्स को. नाउ टू स्टैब्लिश दैट 80% सब्सिडी दी जाती है मशीनरीज़ के ऊपर, ताकि कस्टम हायरिंग सेंटर्स को स्टैब्लिश कर सकें. यानी कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड मशीनरीज इंडिविजुअली, वो रेंटल बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं मशीन्स का. नाउ this scheme covers or is implemented in पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, NCT of Delhi, जहाँ पर ये क्रॉप रेसिड्यू की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है. नाउ दिस स्कीम्स हैज़ सम ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि प्रमोट करना है इन सीटू मैनेजमेंट, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को स्टैब्लिश करना है. यानी स्कीम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ चीज़ें याद रखना. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन 2018-19, अंडर विच मिनिस्ट्री एंड इन स्पेसिफिक एरियाज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. फाइनेंशियल assistance is provided of so and so 50% individually and 80% for custom hiring centers. Now our next scheme or very important scheme is neem coated urea policy, and on 30th of August 2025 recently PIB article was published on fertilizer sector growth. So I've covered that article too, and it becomes very important for us to study. जो भी fertilizer से related data है, that is very important for NABARD exam because it can directly be asked, क्योंकि एक तो ये बहुत ही recently publish हुआ है and it is telling about fertilizer कि क्या growth है, क्या achievements and everything. So it becomes very important for us to study, more important than नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी. इस पॉलिसी को सिर्फ हम शॉर्ट डिटेल में देखेंगे एंड मेनली आवर फोकस वुड बी ऑन फर्टिलाइजर सेक्टर ग्रोथ डेटा. Now, neem coated urea policy. Urea we know is the most consumed fertilizer in India. क्यों? क्योंकि it is highly subsidized. अब कोई fertilizer बहुत ज़्यादा subsidized होगा तो it is usual कि it is very general कि वो fertilizer सबसे ज़्यादा consume किया जाएगा. तो सबसे पहले इस policy के पहले what was happening? This policy was released in 2015, right? So इस policy के पहले क्या होता था? There was excessive and imbalanced use of nitrogen, क्योंकि overuse हो रहा था. There was also diversion happening for non-agriculture purposes, क्योंकि farmers were taking subsidized rate पर and then they were diverting it for non-agriculture purposes, and वो black marketing हो रही थी of urea. Now in 2015 it was announced कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक यूरिया को हम नीम से कोट कर देंगे. दिस विल बिकम नाउ मैंडेटरी इन 2015, ताकि उसको हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अब यूज़ ना कर पाएँ. जब यूरिया पे नीम की कोटिंग चढ़ जाएगी, 100% नीम कोटिंग वुड बी देयर ऑन यूरिया, तो उसको हम अब बाकी नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो यूरिया के ग्रैन्यूल्स को कोट कर दिया विद नीम ऑयल या एक्सट्रैक्ट. इसकी वजह से एक तो ये भी हुआ कि नाइट्रोजन जो रिलीज है इनटू सॉइल वो भी स्लो डाउन हो गया और यूरिया का मिसयूज एंड डाइवर्जन भी रुक गया. सो दिस पॉलिसी वॉज रिलीज इन 2015 फॉर द सेम. बट नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी फर्टिलाइजर सेक्टर ग्रोथ क्या हो रही है, व्हाट इज़ द शेयर, व्हाट इज़ यूरिया शेयर, हाउ इज़ द ग्रोथ हैपनिंग, और जो भी रिसेंट डेटा है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी. सबसे पहले दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेज दैट इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स ग्लोबली. यानी इंडिया में कंजम्पशन हो रहा है फर्टिलाइजर का एट सेकेंड लार्जेस्ट लेवल एंड वी आर इन इटसेल्फ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्शन? सो यूरिया की प्रोडक्शन ने रिकॉर्ड लिया है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, दैट इज 314 लीटर्स मेट्रिक टन. Not liters, it is lakh. तो lakh metric tons. तो यूरिया का भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 314 लाख मेट्रिक टन्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि 314 लाख मेट्रिक टन्स का रिकॉर्ड यूरिया प्रोडक्शन हुआ है. ऑल्सो प्रोडक्शन ग्रोथ हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 385 लाख मेट्रिक टन टू 503 लाख मेट्रिक टन. ऑल्सो गवर्नमेंट इज शेयरिंग सम डेटा एंड इट हैज़ रिलीज सम डेटा जिसमें बोला गया है कि 6 न्यू यूरिया प्लांट्स वर कमीशन इन 6 years. सो 6 years में 6 न्यू यूरिया प्लांट्स वर कमीशन, जिसकी वजह से 76 लाख मेट्रिक टन हमारी कैपेसिटी बढ़ी है इन दिस रिकॉर्ड प्रोडक्शन. अगर हम सेक्टोरल शेयर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का शेयर 17% है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर का शेयर 24% है, बट प्राइवेट सेक्टर का शेयर 57% है. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स. सो फर्टिलाइजर्स की ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 57%.
Now if we talk about self reliance status, so this is also very important data that has been released, जिसमें बोला गया है कि यूरिया के केस में हम 87% सेल्फ सफिशिएंट है, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम के केस में हम 90% सेल्फ सफिशिएंट है, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट के केस में से 40% इंडिजीनियस है हम, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं, एंड एमओपी यानी कि मोरिएट ऑफ पोटेशियम के केस में हम 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, एंड मोस्टली वी आर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम कैनेडा। तो यानी कि हम एमओपी के केस में 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, बट यूरिया और एनपी के केस में हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है। नाउ this is a screenshot that I have taken from PIB article that says in the year 23-24 India recorded its highest ever domestic production of urea exceeding 304 lakh metric tons, यानी कि ये आपको फिगर याद रखना है 304 lakh metric tons। This growth reflects strong emphasis placed by government on expanding the fertilizer production base and reducing dependency on imports. Over the past 6 years 6 new urea plants have been operational across the country. So past 6 years में 6 operational plant हमने किए हैं कमीशन। देन टुगेदर दिस यूनिट हैव एडेड 76.2 लाख मैट्रिक टन्स टू इंडियाज डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी जो नए यूरिया प्लांट्स है उसकी वजह से 76 लाख मैट्रिक टन्स यूरिया का प्रोडक्शन हम हमारे इंडिया में कंट्रीब्यूट ले पाए हैं। नाउ कुछ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमने लॉन्च किए जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फर्स्ट इज़ वन नेशन वन फर्टिलाइजर, सो यूनिफॉर्म ब्रांडिंग ऑफ ऑल सब्सिडाइज फर्टिलाइजर अंडर भारत ब्रांड हैज़ टेकन प्लेस, जैसे कि अब हो गया है भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एनपीके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसकी वजह से फार्मर का कन्फ्यूजन कम होता है, क्वालिटी एश्योरेंस बढ़ता है। सो एक ब्रांड भारत ब्रांड के अंदर हमने सारे सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स को ब्रांड कर दिया है। नाउ दीज आर द 6 प्लांट्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि 6 प्लांट्स में 6 साल में 76 लाख मैट्रिक टन की कैपेसिटी को ऐड किया है। सो प्लांट्स आर इन रामागुंडम तेलंगाना, गोरखपुर, सिंदरी, बराउनी बिहार, पनागढ़ वेस्ट बंगाल एंड गैडिपन राजस्थान। आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ़ आई हैव डन। सो ये सारे 6 प्लांट्स को कमीशन किया गया था। नाउ व्हाट प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन और हैव बीन अप्रूव्ड, दैट इज तालचेर ओडिशा एंड नामरूप आसाम, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन रीसेंट बजट ऑफ 2025, जो हमने हमारी बजट की क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि 10,000 इन्वेस्टमेंट के साथ नामरूप आसाम में भी एक प्लांट को कमीशन किया गया है। टोटल कैपेसिटी एडेड इज 76 लाख मैट्रिक टन्स। नाउ अनदर इनिशिएटिव इज विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि नवंबर 23 में लॉन्च हुआ था, एंड इट प्रमोट्स ड्रोन यूज फॉर स्प्रेइंग नैनो एंड वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स। देन नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट नमो ड्रोन दीदी के अंदर 15,000 वुमेन को हम टारगेट कर रहे हैं ताकि उनको हम ड्रोन्स का यूज़ सिखा पाएँ फॉर नैनो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, राइट। नाउ इंटरनेशनल कॉपरेशन इज़ ऑल्सो बीइंग टेकन प्लेस। सऊदी अरेबिया के साथ हमने डील की सप्लाई के MOU साइन किए हैं। देन भूटान इंडिया टू सप्लाई 5,000 मैट्रिक टन एनुअली एट सब्सिडाइज रेट्स। फिर श्रीलंका के साथ जॉइंट वेंचर प्रपोजल हुआ है। देन नेपाल के साथ हमने MOU साइन किए हैं फॉर सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP। Now our 7th scheme that we have to discuss is National Mission on Edible Oil, oil palm। उसके बाद हम 8 स्कीम एक और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स। तो ये दोनों स्कीम्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एंड दोनों स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ऑयल पाम स्कीम वॉज रिसेंटली इन PIB आर्टिकल ऑफ 1st of August 2025 आई थिंक सो। सो यू may just see and understand कि how much the scheme is important. Also sometimes I tell you कि किस डेट पे PIB आर्टिकल्स आए हैं from which I have taken this data, so that अगर आपको खुद जाकर उस सोर्स से पढ़ना है you can do so, and I have always encouraged कि आप प्लीज़ सोर्स से जाके खुद पढ़िए, it would be more beneficial for you to study अगर आपको पढ़ना है तो। So this was released on 1st of August 2025। अगर आपको ये स्कीम पढ़ना है तो आप उस PIB के आर्टिकल से आप पढ़ सकते हैं जाकर। Now let us study and now let us start and study this in detail, that is National Mission on Edible Oils, oil palm. So it was approved in 2021, तो यानी कि 2021 की स्कीम है, but it is still very relevant and very important for us to study. It was part of आज़ादी का अमृत महोत्सव and it is a centrally sponsored scheme, यानी कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन है। स्पेशल फोकस हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। अब स्पेशल फोकस हम वहाँ पे एरियाज़ में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ का जो ऑयल पाम का जो ऑयल पाम की जो कंडीशंस है और जो ग्रोथ के जो वो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टर्स हैं तो वो हाई हैं, इसलिए स्पेशल फोकस इज़ बीइंग टेकन प्लेस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई एम रियली सॉरी, समटाइम्स आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड समटाइम्स आई फंबल सो मच while teaching, so I am really sorry
अगर आपको वो चीज़ थोड़ा कंफ्यूज कर रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो नाउ द रीज़न फॉर लॉन्च वॉज दैट इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग 98% ऑफ इट्स क्रूड पाम ऑयल, और इसके वजह से हम बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स के ऊपर. सो हम चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाएं, हम जो इम्पोर्ट का जो हम इतना हेविली इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हम कम करें, इसलिए हमने ऑयल पाम से रिलेटेड इस स्कीम को लॉन्च किया. सो इट वॉज लॉन्च 2021, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पेशल फोकस है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार में. नाउ फाइनेंशियल आउटले कितना है? सो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ आप ब्रॉडली याद रख सकते हैं कि 11,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है जो 21-22 से लेकर 25-26 तक है. नाउ गवर्नमेंट का शेयर इतना है, स्टेट्स का शेयर इतना है अगर 90:10 की फंडिंग को कंसिडर किया जाए तो, बट वैसे जनरल स्टेट्स में 60:40 का फंडिंग पैटर्न इज देयर. Now what is the target? Now this you have to remember, this I am highlighting जो आपको याद रखना है. our target is कि हम additional 6.5 lakh hectares को ऑयल पाम के अंदर लेकर आए by 25-26 रीचिंग 10 lakh hectares, ताकि हमारा टोटल जो एरिया है वो 10 lakh hectares हो जाए. अभी हमारा जो एरिया अंडर ऑयल पाम इट इज 3.5 lakh hectare एंड वी वांट टू ब्रिंग एडिशनल 6.5 lakh hectare अंडर ऑयल पाम. सो क्रूड पाम ऑयल के हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स भी हैं. सो आवर प्रोडक्शन टारगेट इज अराउंड 11.2 lakh tons by 25-26 एंड 28 lakh tons by 29-30. इंडिया का पोटेंशियल है क्योंकि 28 lakh hectare सुटेबल एरिया असेसमेंट हुआ था 2020 में, इसके वजह से हमने ये टारगेट्स रखे हैं. नाउ दिस इज़ द गवर्नमेंट सपोर्ट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट जो PIB के आर्टिकल में दिया गया था, एंड यू मे स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट आई एक्सप्लेन यू हेयर ऑल्सो कि पूरा क्या मतलब है एंड वॉट इज़ द गवर्नमेंट गिविंग, कितना सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है एंड ऑल दिस वॉट एवर यू हैव टू लर्न. तो सबसे पहले प्लांटिंग मटेरियल. तो प्लांटिंग मटेरियल का मतलब है कि अगर कोई प्लांटिंग मटेरियल ख़रीदना है ऑयल पाम से रिलेटेड, तो उसको ख़रीदने के लिए क्या गवर्नमेंट सपोर्ट देगी. अगर इंडिजीनियस सीडलिंग्स खरीदनी है, यानी कि अगर इंडिजीनियस सीडलिंग्स को परचेज करना है, तो सपोर्ट वुड बी गिवन 20,000 रुपीज़ पर हेक्टर. दिस यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोट्स इफ़ यू आर मेकिंग, प्लीज़ नोट इट डाउन, अदरवाइज आई ऑल्सो प्रोवाइड यू द PDF, डोंट वरी. बट अभी तक आई हैव नॉट प्रोवाइडेड यू द PDF बिकॉज मेरी सारी स्कीम्स एक ही PDF में मर्ज्ड है. एज यू कैन सी 237 pages PDF it is. So I am wanting to finish all the classes and then I'll provide you the PDF. So अगर आपको PDF चाहिए तो you have to wait a little bit, but otherwise if you are making notes then you may note it down here also कि planting material का support कितना है 20,000 rupees per hectare for indigenous seedlings and 29,000 rupees per hectare for imported seedlings. यानी कि अगर imported seedlings use हो रही हैं तो 29,000 per hectare would be the support given and for indigenous seedling 20,000 rupees per hectare support is given. So आपको एक तो ये याद रखना है. नाउ सेकेंड इज़ मैनेजमेंट अप टू जेस्टेशन पीरियड. तो एक जेस्टेशन पीरियड रखा है यानी कि 4 years का सपोर्ट दिया जाएगा. सो दिस जेस्टेशन पीरियड इज़ ऑफ 4 years. तो सपोर्ट कितना दिया जाएगा? जनरल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने डिवाइड किया है सपोर्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा स्पेशल फोकस क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एंड अंडमान निकोबार एरिया में है, तो हम वहाँ पर जो सपोर्ट है वो ज़्यादा देंगे. सो 42,000 रुपीज़ पर हेक्टर का सपोर्ट है मैनेजमेंट का फॉर जनरल स्टेट्स एंड 50,000 रुपीज़ पर हेक्टर का सपोर्ट है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. Now I really want you to learn all this because this is very important. It was recently mentioned in August 2025 PIB. So I think it becomes very important for us to study for NABARD paper. And ऐसे facts पूछे जाते हैं MCQ में. For example, they'll ask you कि what is the general state support given for this scheme. So the options would be really confusing अगर आपको नहीं पता है कि 42,000 rupees is the support given. नाउ सीड गार्डन्स एंड सीड नर्सरीज बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, डोंट वरी, अब याद हो जाएगा इजीली. सो सीड गार्डन्स एंड सीड नर्सरीज के लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा. अगर कैपेसिटी, व्हाट इज़ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी कितनी डिमांड की गई है. अगर 10 लाख सीडलिंग्स पर ईयर की कैपेसिटी है हैविंग 15 हेक्टर एरिया, तो सपोर्ट दिया जाएगा फॉर सीड गार्डन्स एंड सीड नर्सरीज. सीड गार्डन्स के लिए ROI मीन्स रेस्ट ऑफ इंडिया. सो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अगर सपोर्ट 80 लाख रुपीज़ है, सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए दैट सपोर्ट इज़ 1 करोड़ रुपीज़ और 100 लाख रुपीज़. सीड नर्सरीज़ के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए सपोर्ट इज़ 40 लाख रुपीज़ एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द सपोर्ट इज़ 50 लाख रुपीज़ फॉर सीड नर्सरी. नाउ फोर्थ इज़ कस्टम हायरिंग सेंटर्स. तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा ऑफ 25 लाख रुपीज़. नाउ the other component is farmers and officer training. So farmers की ट्रेनिंग के लिए एंड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए भी कुछ component फाइनेंशियल असिस्टेंस का component रखा गया है. सो फॉर फार्मर्स ट्रेनिंग 30,000 रुपीज़ ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा
30 फार्मर्स के बैच के लिए फॉर 2 days, यानी 30 फार्मर्स का बैच बनाएंगे, एक बैच में 30 फार्मर्स होंगे और 2 दिन की ट्रेनिंग होगी और उस 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए 30,000 रुपीज़ इज़ गिवन, यानी कि 500 रुपीज़ फॉर पर डे पर फार्मर इज़ गिवन। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए 40,000 रुपीज़ इज़ गिवन फॉर अ बैच ऑफ 20 ऑफिसर्स फॉर 2 days, यानी यहाँ पर एक बैच बनाया जाएगा 20 ऑफिसर्स का, 2 दिन के लिए 40,000 रुपीज़ इज़ गिवन, यानी यहाँ पर हम एक ऑफिसर को पर डे के लिए 10,000 रुपीज़ का खर्चा कर रहे हैं। राइट, नाउ द लास्ट कॉम्पोनेंट इज रीप्लांटिंग ऑफ ओल्ड गार्डन, यानी कि अगर कोई 25 से 30 साल पुराना गार्डन है उसको हमें रीप्लांट करना है, देन वन टाइम ग्रांट वुड बी गिवन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ हम 250 रुपये या 250 रुपीज़ पर प्लांट देंगे अगर हमें रीप्लांट करना है ओल्ड गार्डन को। सो ऑल दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस यू हैव टू रिमेंबर एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आई थिंक अगर आप रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो हो जाएगा, एंड यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। So now let's move on to our last scheme for today's class, that is National Mission on Edible Oil Seeds. अभी तक हम ऑयल पाम पढ़ रहे थे, अब हम ऑयल सीड्स पढ़ेंगे। आई हैव टेकन ऑल द कन्फ्यूजिंग स्कीम साथ में ताकि देर इज़ नो कन्फ्यूजन अगर आप अलग से पढ़ रहे हैं तो। Right, I hope this class is not very boring to you and you are understanding whatever I am teaching, because I don't want to be that boring person to teach you all those things. So I hope you are finding this interesting and I hope you are learning all these new things. Now our last scheme for today's class is National Mission on Edible Oil, that is oil seeds. Now because this scheme was recently launched 2024-25, it becomes automatically very important for us to study. This scheme duration is of 7 years, that is 24-25 to 2030-31. बहुत ही कम schemes होती हैं जिनका duration जो है वो 6 years, 7 years, 8 years होता है, because maximum schemes का duration 5 years होता है. But when schemes duration is of 7 years, it is very important for us to study it and remember it separately. So आपको याद रखना है एडिबल ऑयल स्कीम का जो स्कीम ड्यूरेशन है दैट इज़ 7 years, 24-25 to 2030-31. दिस स्कीम आउटले इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ करोड़. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमें ऑयल सीड्स में सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन रेस करना है. जैसे अगर हम अभी हमारा अगर प्रोडक्शन 39 मेट्रिक टन है, सो we want to take it to 69.7 metric ton by 2030-31. Now whenever I find something new, क्योंकि एक बार स्लाइड्स बन जाती हैं, बट व्हेन आई जस्ट स्टडी दैम सेपरेटली कि देखने के लिए अगर कोई सेपरेट कोई और इम्पॉर्टेंट डिटेल अगर रह गई हो तो आई जोट इट डाउन सेपरेटली. इसलिए आपको कभी कभी सेपरेटली हैंड राइटिंग में चीज़ें दिखती हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. So our important aim is to increase edible oil production to 25.45 million tons, और हम 72% चाहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट हम इससे फुलफिल कर सकें. सो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज edible oil production to 25.45 million tons. Now, major component is seed security and quality, use of high yielding, high oil content varieties, including genome editing seeds, and हमारा aim है to expand into rice fallows, potato fallows and intercropping systems. इसमें जो आपको याद रखना है that is साथी पोर्टल. साथी मतलब seed authentication, traceability and holistic inventory. इसमें आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है because it is also very important, that is seed authentication, traceability and holistic inventory. So in this portal we are wanting कि हम ये इसको जो सीड प्लानर्स को रोल आउट करें एंड स्टेट्स टाई अप विद सीड एजेंसीज ताकि हम इसको ओवरलुक कर सकें. सो दिस इज़ our last mission, that is National Mission on Edible Oil Seeds. So that is it for today's class. I hope you enjoyed it. In next class we are going to cover all other relevant agriculture schemes and I would want to complete all in that one class only. So हम सारे agriculture से related schemes पढ़ेंगे. Also we will study food security related scheme, then horticulture related schemes, then also other schemes जैसे किसान मानधन योजना, then promotion of 10,000 farmer producer organizations and all food security schemes, and then all irrigation related schemes, या जो भी और different schemes के component बचे हैं, that is technology related, that is extension technology related, कोई innovation related schemes है, we are going to all cover that in our next class. I hope you like this class and thank you for watching.